हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंग एजुकेशन प्लानट। आज की वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे न्यू चैप्टर के साथ, दैट इज़ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी। मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की मैंने सारी वीडियोस पहले ही बना दी हैं, जिसमें कि हमारे पास माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी और वाइब्रेशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एज ए पॉपुलर मैंने कवर कर दिए थे, राइट। एंड ऑडियंस की डिमांड पर अब मैं ये चैप्टर लेके आया हूँ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी का। और जैसे ही आपकी डिमांड्स आ रही हैं कमेंट सेक्शंस में, मैं उसे कंप्लीटली वॉच करता हूँ और उस हिसाब से वीडियोस बना रहा हूँ, राइट। एंड जो भी आपकी नेक्स्ट रिक्वायरमेंट होगी आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। सो लेट मी पुट द हेडिंग हियर फर्स्ट। सो फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि पहले आप जो मेरी वीडियोस हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपी की उनको देख लीजिए, क्योंकि अगर आपने वो देखी होंगी तभी आपको ये रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी इजीली समझ आएगी, राइट। इसी प्लेलिस्ट में मैंने ऐड किया है, ओके। एंड रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है, अगर इसे समझने के लिए हम देखो स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे थे, दैट इज अ बिहेवियर ऑफ द लाइट, कि हमारे पास जो भी हमारी वेव्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अगर वो स्कैटर होती हैं और वो जो ग्राफ पर वो स्पेक्ट्रम देती हैं, दैट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी, राइट। ये हमने पढ़ लिया था। अब रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या है, इट डील्स विद द विजिबल रेडिएशन ऑफ लाइट। कौन सी? विजिबल लाइट, ओके। आपको पता है कि विजिबल लाइट की रेडिएशन जो होती हैं दैट इज 400 टू 720 नैनोमीटर, राइट। यहाँ तक हमारी रेडिएशंस होती हैं। तो ये जो है रेडिएशंस इस रेंज में हमारी रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी डील करती है। एंड यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है कि रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमने जो भी एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ी, आईआर पढ़ी, एनएमआर पढ़ी, उनमें सब में एब्जॉर्प्शन हो रही थी। पर लेकिन यहाँ पर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में कोई भी एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, नो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, राइट। तो पहली बात ये हमारी है कि हमारी कोई भी लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, राइट। अब देखो, इसके जैसा ही एक कॉन्सेप्ट मैंने पढ़ाया था क्वांटम मैकेनिक्स में, राइट। उसमें मैंने बताया आपको कि हमारे पास क्या होता है, एक मॉलिक्यूल होता है और कॉम्पटन इफेक्ट पढ़ाया था कि मॉलिक्यूल पर अगर हम राइट, तो मैं यहाँ पर मॉलिक्यूल बना कर दिखाता हूँ। जैसे हमारा एक मॉलिक्यूल है, राइट, इसके ऊपर अगर मैं रेडिएशन एमिट करवाऊँ, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस जो कि इस तरीके से आ रही हैं, राइट, तो वो अगर स्पीड ऑफ लाइट से आ रही हैं तो ये मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस क्या हो जाएंगी, दे विल समटाइम्स दे आर एब्जॉर्ब बाय द मॉलिक्यूल। बट हम कहते हैं रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में एब्जॉर्प्शन नहीं होती, तो रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या हो जाएगी, स्कैटरिंग हो जाएगी। क्या होगी? स्कैटरिंग हो जाएगी। और हमने ये भी पढ़ा था कि हमारे पास कॉम्पटन इफेक्ट क्या कहता था कि हमारे पास जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है उसमें वेवलेंथ जो होती है दैट इज इंक्रीज्ड। बट रमन ने क्या कहा कि वेवलेंथ जो होती है वो इंक्रीज भी हो सकती है, डिक्रीज भी हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी नेचर ऑफ दी सब्सटेंस, राइट। एंड ये बताया उसने। एंड दूसरी बात, हमारे पास एक साइंटिस्ट था रेले, राइट। रेले ने क्या बताया कि लेट मी शो हियर, रेले, राइट, इसने बताया कि हमारे पास जो भी एक मॉलिक्यूल होते हैं, अगर उस पर रेडिएशन एमिट करी जाए तो रेडिएशन जब राइट एंगल में चली जाए, ठीक है, राइट एंगल में जब रेडिएशन चली जाए तो दैट रेडिएशन हैज़ इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट लाइट। मतलब हमारे पास रेले ने बताया था दैट फ्रीक्वेंसी इनिशियल इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी फाइनल, राइट। ये इसने बताया था इफ लाइट बेंड्स एट, मतलब स्कैटर्स एट राइट एंगल, राइट। सो इसने ये बताया। और इसी जो स्कैटरिंग है, ये वाली स्कैटरिंग को जो राइट एंगल पर हो रही है, इसे हम कहते थे रेले स्कैटरिंग। ये ऐसे आएगा, स्कैटरिंग, ओके। सो ये हमारे रेले ने बता दिया। तो इस रेले का कंट्रीब्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट था। बट इसके बाद जो आए हमारे पास प्रोफेसर CV रमन आए, राइट। इन्होंने इन द ईयर 1928 में बताया कि हमारे पास जो ये राइट एंगल्स पर रेडिएशन स्कैटर हो रही हैं, इसमें चलो ये तो बात ठीक है कि ये इनिशियल और फाइनल फ्रिक्वेंसी सेम होती हैं। बट इसने बताया कि डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सब्सटेंस, ये जो रेडिएशंस होती हैं इनमें हाई फ्रिक्वेंसी भी हो सकती है एंड लो फ्रिक्वेंसी भी हो सकती है। हाई फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस भी एमिट हो सकती हैं और लो फ्रिक्वेंसी रेडिएशंस भी एमिट हो सकती हैं। और इसने जब इन रेडिएशंस का स्पेक्ट्रा लिया, मतलब ये वाली जो है सिंपल, हमारे पास ये जो
हमारी जो है स्कैटर्ड रेडिएशंस है इनका ही स्पेक्ट्रा लिया और कोई स्पेक्ट्रम नहीं लिए, राइट। तो जो स्कैटर्ड रेडिएशंस का स्पेक्ट्रा लेकर इसे क्या पता चला कि हमारे पास जो रेडिएशंस का स्पेक्ट्रा आ रहा है, इट शोज कि हमारे पास दो टाइप्स की लाइंस आई हैं। एक लाइंस है लाइंस विथ हाई फ्रीक्वेंसी, राइट, और दूसरी लाइंस आई हैं विथ लो फ्रीक्वेंसी, राइट। तो इसका जो स्पेक्ट्रा आया था, मैं आपको ये एक डायग्राम बना कर दिखाता हूँ, वेट अ सेकेंड। अब देखो यहाँ पर इसने बताया कि हमारे पास हम ले लेते हैं जो भी फाइनल है, दैट इज न्यू स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी जो है दैट इज न्यू स्कैटर्ड। और रेले ने क्या कहा था, रेले के में दोनों केस इक्वल थे। सो scattered radiation is equal to the initial radiation, so this is called Rayleigh line, okay, ये एच ही डाल रहा हूँ मैं, राइट। एंड इसके बाद हमारे पास अगर हमारे पास स्कैटर्ड रेडिएशन ग्रेटर हो जाती है दैन द इंसिडेंट रेडिएशंस, तो हमारे पास जो लाइंस आती हैं उनका नाम रहता है एंटी स्टोक लाइंस। क्या रहता है? एंटी स्टोक्स लाइंस, ओके। ये आपको याद रखना है कि दैट लाइंस इन द रमन स्पेक्ट्रम ऑफ ग्रेटर फ्रीक्वेंसी आर कॉल्ड एज एंटी स्टोक्स लाइंस, और जिनमें फ्रीक्वेंसी लोअर होती है जैसे वी न्यू एस इज लेस देन न्यू आई, मतलब फ्रीक्वेंसी जो है इनिशियल की लोअर होगी और इनिशियल की हायर होगी, सो दैट इज स्टोक्स लाइंस, मतलब यहाँ पर जो है स्कैटर्ड रेडिएशंस की फ्रीक्वेंसी कम होगी, राइट। एंड ये जो है स्टोक्स लाइंस और एंटी स्टोक्स लाइंस, इन दोनों को कलेक्टिवली रमन ने क्या बुलाया, दैट आर कॉल्ड एज दी रमन लाइंस, बिकॉज ये रमन ने दी थी इसकी थ्योरी, ओके। सो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब देखो हमारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आया था कि हमारे पास स्टोक्स लाइंस या एंटी स्टोक्स लाइंस की नेचर किस पर डिपेंड कर रही है, क्या वो इंसिडेंट रेडिएशंस पर डिपेंड कर रही है। सो ये टू टाइप्स की लाइंस आई हैं, एक स्टोक, इनको कहते हैं हम एंटी स्टोक्स, और ये वाली जो है दैट आर स्टोक्स लाइंस, ओके। अब ये डिपेंड किस पर करती है, डिपेंड अपॉन दी नेचर ऑफ द सब्सटेंस, नॉट ऑन द इंसिडेंट रेडिएशन। सो कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमारे पास इंसिडेंट रेडिएशन पर डिपेंड करेगी, बट इंसिडेंट रेडिएशन जो है वो एक ही तरीके की रहेगी, राइट। अब यहाँ पर मैं एक जनरल सा फॉर्मूला डिड्यूस करूँगा कि अगर हमारे पास इनिशियल रेडिएशन फ्रिक्वेंसी है न्यू आई और हमारे पास जो स्कैटर्ड रेडिएशन की फ्रिक्वेंसी है न्यू एस, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है मतलब डेल्टा न्यू, दिस इज कॉल्ड दी रमन फ्रिक्वेंसी, राइट। कि मतलब हमारे पास जो है, या फिर इसे कहेंगे रमन शिफ्ट, कि कितनी फ्रिक्वेंसी जो है चेंज हो गई फ्रॉम इंसिडेंट एंड स्कैटर्ड लाइट, सो दैट इज कॉल्ड रमन शिफ्ट और रमन फ्रिक्वेंसी। और जब हम रमन ने जो इसके ऊपर रिसर्च करी, इसके ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स करे, उन एक्सपेरिमेंट्स को इकट्ठे नेम दे दिया गया रमन इफेक्ट, और जो स्पेक्ट्रम यहाँ पर शो हुआ है दैट इज कॉल्ड दी रमन स्पेक्ट्रम। सो ये हमारा कुछ इंट्रोडक्शन था हमारे रमन स्पेक्ट्रम पर, राइट। अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि इसमें एपरेटस कैसे कैसे यूज हुआ था। सो लेट मी टर्न द पेज हियर। अब देखो हमारा ये प्रैक्टिकल का सारा पार्ट है, राइट। एंड कुछ कॉलेजेस में से प्रैक्टिकल में नहीं करवाते हैं, बट लेकिन यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड में हमें हमेशा प्रैक्टिकल में करवाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखिए हम क्या लेते हैं, हमारे पास एक मर्करी लैंप ले लेते हैं। तो मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, ये हमारा कुछ इस तरीके से एक सिंबल बना लेते हैं फॉर दी mercury lamp, right? Its name is mercury vapor lamp. वैसे तो पहले ज़माने में मर्करी वेपर लैंप लेते थे, आजकल तो हम लेजर्स ही यूज़ करते हैं, सीधे ही लेजर्स पे हमारी जो है लाइट मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन इमिट हो जाती है। पर लेकिन इस मर्करी वेपर लेंथ की अगर आपको याद जानना है कि इसकी जो मोनोक्रोमेटिक रेडिएशंस हैं उनकी वेवलेंथ कितनी होती है, तो दैट इज़ 4358 एंगस्ट्रॉम की इसकी मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन की वेवलेंथ होती है, राइट। अब मर्करी वेपर लैंप के ऊपर हम क्या करते हैं, हमारा जो है लाइट का एक फिल्टर लगा देते हैं कि लाइट में अगर कोई भी डिस्क्रिपेंसीज हैं तो सारी रिमूव हो जाए। सो मैं लाइट को यहाँ पर रेड कलर से शो करूँगा कि आपको सारी जगह पर लाइट जो है आराम से शो हो जाए। सो लाइट जो है इस तरीके से यहाँ पर आ रही थी और आफ्टर फिल्टरिंग ये लाइट कुछ इस तरीके से यहाँ से निकल गई। ओके, सिंपली लाइट जो है
इवॉल्व हो रही है। अब यहाँ पर इसके आगे क्या होगा, हमारा जो है स्पेक्ट्रोग्राफ से जाने से पहले यहाँ पर हमारा सैंपल रख देंगे। सो सैंपल रखेंगे तो यहाँ पर समझ लो हमारा एक बॉक्स है जिसमें हमारा सैंपल पड़ा हुआ है। लाइट यहाँ पर गई, फिर सैंपल ने क्या करा, ब्रह्मन स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या कहती थी कि लाइट जो है वो राइट एंगल्स पर इमिट होगी, सो स्कैटर होगी। सो यहाँ पर लाइट जो है राइट एंगल पर स्कैटर होगी फ्रॉम दिस सैंपल सेल। और यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, हम एक स्लिट लगा देंगे। सो लेट मी ड्रॉ द स्लिट हेयर। सो यहाँ पर एक स्लिट लगी होगी जिससे कि लाइट जो है वो पास होगी और वो मोनोक्रोमेटिक बननी शुरू हो जाएगी। सो ये वाली लाइट को मैं कह सकता हूँ दिस इज कॉल्ड अवर इंसिडेंट लाइट, दिस इज इंसिडेंट लाइट। और ये वाली जो लाइट है इसे हम कह सकते हैं स्कैटर्ड लाइट। ओके, एंड यहाँ पर हमारा क्या आ गया, सैंपल। ओके, अब यहाँ से स्लिट से, ये हमारी स्लिट है, इससे जो हमारी लाइट पास हुई, स्कैटर्ड वाली लाइट जो है वो आगे गई, तो हमने इसके आगे क्या लगा दिया, एक लेंस लगा दिया, जहाँ पर लाइट जो है वो लेंस में प्रॉपर फोकस होने लग गई। और लेंस को मैं इसे पर्पल से मार्क कर देता हूँ, जस्ट वेट, कन्वेक्स लेंस लगाया है। तो यहाँ पर लाइट जो है इसके ऊपर फोकस होकर वो क्या करेगी, आगे जाएगी। ओके, हमने लाइट को यहाँ पर लेंस से क्यों निकलवाया है, बिकॉज हम लाइट को चाहते हैं कि हमारी लाइट जो है वो स्कैटर थोड़ी और हो जाए और वो उसकी जो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज हैं उनमें ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। अब लाइट आगे हम क्या करते हैं, हम एक प्रिज्म रख देंगे कि हमारी जो है लाइट, हमारी जो फोटोग्राफिक प्लेट होगी उस पर अच्छे से रिफ्लेक्ट हो जाए। सो हम यहाँ पर एक प्रिज्म रखते हैं और यहाँ पर हमारी क्या होती है, फोटोग्राफिक प्लेट। ओके, ये हमारी प्रिज्म होगी। तो लाइट यहाँ पर प्रिज्म के ऊपर क्या होती है, सीधा के सीधा स्कैटर होगी, मतलब इसके ऊपर क्या होगी, हमारी फोकस हो जाएगी। एंड यहाँ से लाइट क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी टुवर्ड्स दी फोटोग्राफिक प्लेट। एंड इस तरीके से लाइट जो है फोटोग्राफिक प्लेट पर जाएगी और ये हमारा स्पेक्ट्रम ले लेंगे इसको स्पेक्ट्रोग्राफ से। सो ये हमारा एपरेटस है फॉर ऑब्टेनिंग द रमन स्पेक्ट्रम। आई थिंक आपको यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया। अब इसके बाद हमारे एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। लेट मी राइट द क्वेश्चन हियर फर्स्ट। अब देखो हमारे पास क्वेश्चन आता है कि क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ रमन लाइंस, की रमन लाइंस फॉर्म क्यों होती हैं। सो मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। काइंडली लिसन टू माय वर्ड्स, क्योंकि सारा कुछ मैं यहाँ पर लिख नहीं सकता हूँ, पर लेकिन वर्ड्स में आपको अच्छे से समझ आएगा। राइट, हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि हमारे पास एक मॉलिक्यूल था, हमारा जो है मॉलिक्यूल है, इसके ऊपर हमने क्या कराया, हमारी जो इंसिडेंट लाइट इसके ऊपर रिफ्लेक्ट करवाई। सो इस इंसिडेंट लाइट में क्या होंगे, हमारे कुछ फोटॉन्स होंगे। सो ये हमारे क्या है, फोटॉन्स हैं इन द इंसिडेंट लाइट। सो फोटॉन जब स्ट्राइक करेंगे इस अपने मॉलिक्यूल के साथ तो क्या होगी, कोलिजन होगी। इनके बीच में क्या होती है, कोलिजन। और ये कोलिजन जो है ये दो टाइप्स की हो सकती है। कौन सी दो टाइप्स की हो सकती है, या तो ये इनइलास्टिक कोलिजन हो सकती है या फिर ये इलास्टिक कोलिजन हो सकती है। राइट, अगर हमारे पास इलास्टिक कोलिजन होगी, इलास्टिक कोलिजन का मतलब कि हमारा जो है कोलाइडिंग पार्टिकल जो है वो एक दूसरे से जब अलग होंगे तो दे विल सेपरेट विद सेम एनर्जी। सो यहाँ पर क्या फॉलो होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी इज नॉट लॉस्ट। राइट, अगर एनर्जी लॉस्ट ही नहीं हुई तो हमारे पास जो इनिशियल फ्रिक्वेंसी आई है इंसिडेंट रेडिएशंस की, उतनी रेडिएशंस की जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उनकी फ्रिक्वेंसी आएगी इलास्टिक कोलिजन के साथ। सो दिस एक्सप्लेन्स कि अगर हमारे पास इलास्टिक कोलिजन हो रही है तो हमारे पास जो स्कैटरिंग होती है दैट इज कॉल्ड रेले स्कैटरिंग। राइट, सो ये हमारी रेले स्कैटरिंग होती है अगर हमारे पास इलास्टिक कोलिजन हो। बट लेकिन अगर हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन हो तो हमारी स्कैटरिंग कैसे होगी, हमारे पास या तो फ्रिक्वेंसी जो है रेडिएशंस की इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी हो जाएगी, या फिर हमारे पास रेडिएशंस की फ्रिक्वेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो अगर इंक्रीज इन फ्रिक्वेंसी होता है तो हमें पता है कौन सी लाइंस फॉर्म होती है, एंटी स्टोक लाइंस। सो ये एंटी स्टोक लाइंस होगी। और अगर डिक्रीज इन फ्रिक्वेंसी होगा तो हमारे पास स्टोक लाइंस फॉर्म होती है। राइट, सो ये हमें अच्छे से समझ आ गया कि हमारे पास क्वालिटेटिव एक्सप्लेनेशन क्या है इसकी। इसको अपनी बुक्स में से रीड करें ना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करेंगे।
राइट। अब इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ऑल्सो, कि हमारे पास जो है एनर्जी लेवल्स होते हैं एक एटम में। सो एनर्जी लेवल्स को मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। जैसे हमारे पास समझ लो 6 एनर्जी लेवल्स हैं एक एटम में, राइट। 6 एनर्जी लेवल्स में अगर हमारे पास समझ लो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और एक ये 6 एनर्जी लेवल है, राइट। और समझ लो कि हमारे पास पहले जो हमारा इलेक्ट्रॉन था इन द मॉलिक्यूल, या फिर सिंपली सपोज कर लेते हैं जो हमारा मॉलिक्यूल था वो क्या था, एनर्जी लेवल 3 पर था। समझ लिया कि वो पहले क्या था, एनर्जी लेवल 3 पर था, और जब उसने रेडिएशन एब्जॉर्ब करी तो वो एक्साइट हो गया, उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी टू दी 6th लेवल। ये कब हुई, जब उसने एब्जॉर्ब करी एनर्जी। तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ ये हमारा क्या है, ओरिजिनल लेवल, और ये हमारा क्या है, एक्साइटेड लेवल। अब वो एक्साइट हो चुका है हमारा मॉलिक्यूल। अब क्या होता है, हमने ये सारी चीज़ें उसमें पढ़ी थी, हमारे फर्स्ट वीडियो में और सेकंड वीडियो में पढ़ी थी, रोटेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में, राइट। अब क्या होता है कि हमारे पास जो अगर रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी ऑब्जर्व हो, मतलब अगर हमारे पास पहले चलो रेले का केस कर लेते हैं। अगर रेले का केस हो तो हमारे पास क्या होगा, ये जो मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब करा है एनर्जी, ये सिंपली अपनी एनर्जी जो है वापस उसी टाइम तक एमिट कर देगा। मतलब जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी उतनी ही एमिट करी, तो वो उसी एनर्जी लेवल पर वापस आ जाएगा। सो दैट इज कॉल्ड रेले स्कैटरिंग, राइट। और सेकेंड केस क्या हो सकता है कि अगर हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है उसमें जो एनर्जी लेवल है वो गया तो 6th एनर्जी लेवल तक, पर लेकिन वो आया कहाँ पर, वो सिर्फ 4th एनर्जी लेवल पर आया, राइट। तो इसने क्या करा, जितनी एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी थी उससे कम एमिट करी, सो लेसर एमिशन दैन दी एब्जॉर्प्शन। तो ये क्या होगा, अगर ये केस है तो वो क्या बनेंगे, हमारे पास स्टोक्स लाइंस बनेंगे, क्योंकि एनर्जी कम एमिट करेगा तो जो स्कैटर्ड रेडिएशन होगी उसकी जो है हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी कम हो जाएगी, राइट। एंड थर्ड के क्या हो सकता है कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल है वो और भी नीचे चला जाए, मतलब उसकी जो है एब्जॉर्ब्ड रेडिएशन ज़्यादा हो, मतलब एमिटेड रेडिएशन ज़्यादा हो दैन दी एब्जॉर्ब्ड वंस। तो क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी जो है मतलब हमारी जो एमिटेड फ्रीक्वेंसी होगी रेडिएशंस की, वो इंक्रीज हो जाएगी, सॉरी यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी, एंड यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी फ्रीक्वेंसी। सो यहाँ पर अगर इंक्रीज होगी तो ये हमारी क्या हो जाएंगी, these are called as the anti-Stokes lines, anti-Stokes। और ये यहाँ पर डिक्रीज हुई फ्रीक्वेंसी तो ये क्या हो जाएंगी, स्टोक्स लाइंस, राइट। सो ये एमिटेड फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है। सो दैट वाज अ फैक्ट कि हमारे पास रेले एंड रमन लाइंस कैसे ऑब्जर्व होती है। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द क्लासिकल थ्योरी ऑफ रमन स्पेक्ट्रम, एंड उसके लिए आपको एक दिन और वेट करना पड़ेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू चैनल फॉर द नेक्स्ट वीडियो ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, एंड शेयर विद एवरीवन। थैंक यू सो मच।